Already in the third unit, we have covered some important topics like a array within class, array of objects, memory allocation of object, static data members, static member functions, then objects as a function argument, friend function, constructor, parameterized constructor, multiple construction in a class, constructor with default argument, and destructor. So this topic already we have covered. Now we will cover this important topic in the third unit under the heading object oriented programming concept. Now here we will understand inheritance, polymorphisms, then type of polymorphism, static and dynamic polymorphism, operator and method overloading, then inherited methods, redefined methods, the protected interface, abstract methods, and class. So these are the very fruitful and productive topics in the object oriented programming. So don't forget these are the more important than the our last two that we have covered as a extra. So we will start with the inheritance and polymorphism. So here we have we will start with the important topic, say polymorphism. So this word is very popular in our object oriented programming. So this polymorphism has many meanings. How we can do it? Now see, this will be the possible like this. So here we can understand the polymorphism with the important theory and the syntax and examples. So let's start with the some meaning or the definition or the concept of the polymorphism. तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, फिर पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स हैं, फिर सिंटेक्स है, फिर आपके एग्जाम्पल्स हैं. तो बहुत यूजफुल कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म और पॉपुलर है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो वेरी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड से कि व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉलीमॉर्फिज्म. तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म. तो वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट इज हैविंग मैनी फॉर्म्स. एक से ज्यादा फॉर्म जिस कंसेप्ट में होते हैं उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से समझते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स. मैनी फॉर्म्स का मतलब उसके अंदर में उसका व्यू जो है वो एक से ज्यादा का होगा, मतलब उसका विजुअलाइजेशन बहुत तरीके से हम कर सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड, अगर मैं उसको आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहता हूं, तो इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज. हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं इन आवर रिक्वायरमेंट लाइक एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड in
more than one form. तो ability of a message, तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे कि डिस्प्ले आउटपुट होता है या कुछ इस तरीके की जो भी कैलकुलेशन होते हैं, जैसे मुझे एडिशन कराना है दो नंबर का, तो आई विल राइट व्हाट, आई विल राइट द मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन में कैसे लिखूंगा, तो मैं मेंबर फंक्शन लिखता हूं ऐड टू नंबर, ठीक है। तो ऐड टू नंबर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंट ए एंड इंट बी, क्योंकि दो नंबर का मुझे एडिशन करना है। ओके, तो दिस इज ए वन फॉर्म ऑफ द मैसेज, दिस इज नोन एज ए वन फॉर्म ऑफ द मैसेज। और अगर मैं तीन नंबर का एडिशन चाहता हूं तो क्या लिखेंगे आप, तो यू विल राइट ऐड थ्री नंबर। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट अनदर फॉर्म फॉर द डिफरेंट टास्क। लेकिन दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट शेयरिंग हो रहा है, तो दोनों के बीच में आपके पास इंपॉर्टेंट बात क्या आ रहा है कि दोनों के दोनों एडिशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये हमें समझना है, हमें ये समझना है कि यहाँ पे एक फॉर्म नहीं है, दो फॉर्म है। दो फॉर्म मतलब एक तो दो नंबर का एडिशन करेगा और एक दूसरा थ्री नंबर का एडिशन करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऐड कर रहा है लेकिन उसके दो फॉर्म है, और जब दो फॉर्म होते हैं यानी एक से ज्यादा फॉर्म होता है तो हमें अलग अलग फंक्शन के नाम लिखने पड़ते हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास में एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। तो मैं सपोज सर्कल का एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल में एक रेडियस रहेगा, तो एक पैरामीटर रहेगा। तो दिस इज द यूर एरिया ऑफ सर्कल। तो दिस इज द वन फॉर्म जिसको मैं एरिया के नाम से जान रहा हूं। और एक एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ लाइक ए ट्रायंगल, हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर में भी हमें कुछ पैरामीटर देना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट दे सकते हैं, हाफ बेस एंड यूर हाइट दे सकते हैं। तो हियर देयर आर द टू फंक्शन, वन फॉर द सर्कल एंड अनदर फॉर द ट्रायंगल। तो ये दो फॉर्म है, इट इज ए फॉर्म वन ऑफ एरिया। तो इसको मैं बोलूंगा फॉर्म वन, और इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्म टू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, फॉर्म टू। तो फॉर्म वन एंड फॉर्म टू, ये दो बातें हो गई। अब एक से ज्यादा फॉर्म है और काम दोनों का एक जैसा ही है कि इसमें भी एरिया निकाला जा रहा है और ट्रायंगल में भी एरिया निकाल रहे हैं, तो ऐसे केस को हम पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट से जानते हैं। तो ये मैसेज है, एबिलिटी ऑफ ए मैसेज, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, एबिलिटी ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पे हमें एबिलिटी समझना है कि हमारे फॉर्म की एबिलिटी क्या है। तो हमारे फॉर्म की एबिलिटी है एरिया निकालना, एरिया निकालना या ऐड करना या फिर ऐड थ्री नंबर करना। तो एबिलिटी टू मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। अगर एक से ज्यादा फॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं और वो अलग अलग कल्चर के होते तो मैं उसको कुछ भी समराइज नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे समराइज करने का मेरे पास में एक छोटा सा रिक्वायरमेंट बन रही है कि ये दोनों फॉर्म एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एरिया। ये दो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ नंबर। तो ऐसे केस को मैं बोल सकता हूं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या योगदान है।
तो फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन एट ए सेम टाइम कैन हैव ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ए पर्सन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब सेम टाइम का मतलब ये है कि अभी आज के डेट में जो चल रहा है या समय के हिसाब से देखें हम, तो दैट विल बी सेम टाइम का कंसेप्ट आएगा। तो सेम टाइम मतलब जैसे नहीं कि अभी कितने बज रहे हैं, सपोज आपके 1 बज रहा है, तो 1 बजे का सेम टाइम मतलब 1 बजे ही सब कुछ नहीं होगा, है ना। इट इज ए सेम टाइम मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक पर्सन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन टीचर बन सकता है, ठीक है ना। पर्सन क्या बन सकता है, टीचर बन सकता है। पर्सन क्या हो सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। एट ये सेम टाइम की बात है ना। सेम टाइम में वो चाहे तो इस तरीके का एबिलिटी साथ में रख सकता है। पर्सन चाहे तो इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सन के ये क्या कहला रहे हैं, सारे के सारे फॉर्म्स कहला रहे हैं। यानी पर्सन एज ए टीचर, पर्सन एज ए डॉक्टर, पर्सन एज ए इंजीनियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अगर मैं इसके फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे 3 फॉर्म बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं कैसे फॉर्म बनाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर 3 फॉर्म बनाने पड़ेंगे। दैट इज द यूर पर्सन, पर्सन एज ए टीचर। तो ये एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और जो भी पैरामीटर आएंगे उसके यूज कर लेंगे। फिर मुझे बनाना पड़ेगा पर्सन एज ए डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के कंसेप्ट में बनाऊंगा और जो डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स होंगे उसे आप ले लीजिए। नाउ पर्सन एज ए इंजीनियर, ठीक है। तो इस केस में मुझे इंजीनियर के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए खास बात क्या दिख रहा है, खास बात ये दिख रहा है कि इन सब में कॉमन क्या है, पर्सन है। सब में कॉमन क्या है, पर्सन है। तो ऐसा कुछ हम करें कि किसी भी तरीके से ये एक ही नाम का हो जाए और इसके अंदर पैरामीटर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 फंक्शन याद रखने पड़ते हैं, हमें यहाँ पे 3 फंक्शन याद रखने पड़ते हैं। और अगर मैं कोई आपको ऐसी टेक्निक दे दूं कि इन सबको आप एक ही नाम से याद रखें, भले वो दूसरा कोई काम करते हो, लेकिन आपके लिए फायदा क्या हो सकता है कि वो एक ही फंक्शन में आएगा। जैसे अगर मैं इसको एक तरीके से आपको थोड़ा सा स्टाइल से कोशिश करता हूं समझाने की, हालांकि ये आपका मतलब केवल एग्जाम्पल के तौर में है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से समझाऊं आपको, देखिए तो लेट आई हैव ए पर्सन, ठीक है। अब पर्सन के अंदर पैरामीटर क्या बना दें अपन, टीचर का बना दें, ठीक है। अगर मैं पर्सन के अंदर में डॉक्टर बना देता हूं तो ये पर्सन अंदर चला गया, और एक पर्सन के अंदर में इंजीनियर बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कितने फंक्शन है भाई, 3 फंक्शन है, लेकिन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। पर अगर नेम वाइज देखें तो ये तीनों के तीनों आपके एक ही हैं, यानी पर्सन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कितने फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, 3 फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, सॉरी 1 फंक्शन याद रखना पड़ेगा, दैट इज द पर्सन। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, पर्सन एज ए टीचर, पर्सन एज ए डॉक्टर, पर्सन एज ए इंजीनियर। तो यहाँ 3 फंक्शन याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए ये कुछ मेरे ख्याल से सुविधा दिख रही है कि यहाँ पे हम इसको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। अगर मैं 10 में से मार्क्स देना चाहता हूं तो इसको कितना देंगे आप लोग, क्योंकि ये ज्यादा हमारे लिए यूज हो रहा है, तो भाई मैं इसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स दे देता हूँ, यानी 8 मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज में मुझे मेहनत बहुत लग रही है, तो भाई इसको मैं कितने मार्क्स दूं, सपोज 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दे देते हैं। चलो 3 चीज कर रहा है तो 3 मार्क्स दे देते हैं। तो ये 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ 8 मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई 8 जब मार्क्स मिल रहे हैं तो ये ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट हो गया इंस्टेड ऑफ दिस 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन। देखिए जब तक हमें कुछ भी नहीं आता है तब तक हमें इंडिपेंडेंट ही
यूनिक काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में और कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये एक टिप है आज की कि जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो ABCD करके भाई स्टार्ट करो, और आप जितना ABCD 26 तक करना 26 तक करो, 26 के आगे और बढ़ना है तो A कर दो, AB कर दो, AC कर दो। मेरे ख्याल से सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसे विड्थ वाइज, देखिए सीखने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ सीखने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है ना, इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे आप, तो आपका क्या है, ये विड्थ वाइज या लेंथ वाइज आपका कंसेप्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर ये हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और हॉरिजेंटली बढ़ाने के बदले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा वर्टिकल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब वर्टिकल बढ़ेगा तो इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा पावर, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक चीज मिलने लगेगी किसी भी चीज की। तो मेरे ख्याल से पहले हमें हॉरिजेंटली बढ़ना चाहिए, फिर वर्टिकल बढ़ना चाहिए। तो याद रखें इस चीज को, ये आज का टिप है। ओके, नाउ कम टू दी अनदर कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, सो द सेम पर्सन हैज ए डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो वो टीचर के जगह टीचर का काम कर रहा है, डॉक्टर के जगह डॉक्टर का काम कर रहा है, इंजीनियर के जगह इंजीनियर का काम कर रहा है। यानी व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर में एबिलिटी है कि वो टीचर का भी काम कर सकता है, डॉक्टर का भी कर, अगर उसने इतनी अच्छी एबिलिटी सीखी है या उसके अंदर में पहले से ही इनबिल्ट है। जैसे कुछ कुछ चीजें इनबिल्ट होती है व्यक्ति के अंदर में, और वो उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करे तो वो कर सकता है। हर हर व्यक्ति के अंदर में बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को छोड़ के, अच्छा टिप दे रहा हूं, देखो ये बहुत अच्छी टिप है, मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एबिलिटी को छोड़ के दूसरों की एबिलिटी पर ध्यान देते हो। तो जब दूसरों की एबिलिटी में ध्यान दोगे तो आपकी एबिलिटी कचरा हो गई, कुछ काम की नहीं बची। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को अपने साथ इन्वॉल्व कर दिया। कि जैसे सपोज करिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, लेकिन आपने देखा कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, अब आपके अंदर क्या आया, डिफरेंस आ गया। अब आप बोलोगे अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि आप हो गए पूरे के पूरे अब पूरी तरीके से डाउन हो गए, ठीक है, आप डिप्रेस हो गए, आप डिप्रेस होके बैठ जाओ भाई, इससे कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज को थोड़ा सा अलग बिहेवियर रखना चाहिए। अपनी एबिलिटी को किसी के साथ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होगा तो हम उस कंसेप्ट को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर एज ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये याद रखिए। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, जरा देखते हैं हम। So we will start with the another concept, the type of polymorphism। अब मैं आपको टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की बात समझाना चाहता हूं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म के भी क्या टाइप होते हैं। तो इन C++ polymorphism is mainly divided into the two types. First is the compile time polymorphism and second is the run time polymorphism, ठीक है। अब ये भाई जो आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ, अब इसको आप कभी भूलना मत। ये डायग्राम आपके है ना 4 साल काम आएंगे, याद रखना आप। दिस आर द एक्चुअली टाइप्स ऑफ द यूर पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरीके से समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में सबसे पहली बात है कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगराइज है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर में
कंपाइल टाइम, कंपाइलर का क्या मतलब आप समझ रहे होंगे, कंपाइल टाइम मतलब जब कंपाइलेशन करते हैं तब की बात हो रही है, और रन टाइम का मतलब क्या है, जब आप इनपुट आउटपुट करते हैं तब की बात हो रही है ना। यानी कि प्रोग्राम आपका कंपाइल के समय रन नहीं होता है, ठीक है, कंपाइल होके आपको जब रन मतलब वो जब पहला ऑप्शन देता है ना, उसे हम बोलते हैं रन टाइम। तो कभी भी प्रोग्राम दो मोड में काम करता है, पहला कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। तो अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम में है तो सारे एरर देगा, सिंटेक्स देगा, ये सारी चीजें जो उसको समझ में आती हैं आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, तो वो चीज को वो समझने की कोशिश करता है। लेकिन और जैसे ही उसको कंपाइल टाइम पूरा क्लियर हो जाता है, कोई आपकी गलतियां उसे नहीं लगती हैं, तो वो आपको आपके प्रोग्राम को वो रन टाइम में फॉरवर्ड कर देता है। अब जब रन टाइम में हम जाते हैं तो हम अपने को मतलब इसके अंदर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब हमारे पास कंट्रोल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रन टाइम में क्या होता है कि आपका सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम की तरफ चला जाता है, किसी दूसरे की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कंपाइल टाइम जब होता है तो इसमें दो टाइप के और आपके पास में पॉलीमॉर्फिज्म बनते हैं, जिसको ओवरलोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन को हम जो ओवरलोड करते, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका एरिया फंक्शन है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैं एरिया को ओवरलोड कर दूंगा, यानी एरिया का काम केवल सर्कल का एरिया निकालने तक नहीं रह गया, उसका काम थोड़ा सा और आगे यानी ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकता है। तो इस तरीके से हमने उसे ओवरलोड कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप सपोज करिए कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, आप ओवरलोडेड हो गए। अगर आप सपोज करिए कोई एनपीटीईएल कोर्स भी कर रहे हैं या कोई दूसरे ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, ओवरलोडेड, है ना। तो आपके पास में एक से ज्यादा काम है, 24 घंटे में आप एक काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर 5 काम दे दूंगा तो आप कहलाओगे ओवरलोडेड। लेकिन ओवरलोडेड का ही कंसेप्ट, ये आपको टिप बता दूं मैं, जब तक आप ओवरलोडेड नहीं रहोगे तब तक आप काम भी पूरे ढंग से नहीं कर पाओगे। ओवरलोडेड रहने से हम लोग अपने काम को है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके, जैसे एक काम ही है तो भाई धीरे 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 कब तक करोगे उसको, इतना बड़ा काम के ड्यूरेशंस नहीं होते हैं, यानी 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, 10 घंटे का काम है, 24 घंटे का काम है, ये कैसे बताओगे, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि हम अपने फंक्शन को एक से ज्यादा काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग हो जा रहा है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में मतलब आपके पास क्या है, तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग में आपके पास एक से ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि आपने प्रिंट किया, तो मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट डेटा, मैंने एक बनाया प्रिंट डेटा। अब इसके अंदर में मैंने इंट कर दिया, तो ये इंटीजर एक नंबर को प्रिंट करेगा। मैंने किया प्रिंट, प्रिंट डेटा। अब इसके अंदर में देखिए अब ओवरलोड हो रहा है, ये मैंने इसको फ्लोट कर दिया, यानी इसके अंदर क्या हुआ कि ये प्रिंट करेगा डेटा फ्लोट, एक नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। और एक प्रिंट ले लेते हैं, जो कि आपको भी पता होगा क्या लेने वाला हूं मैं, दैट इज द केयर। अब ये एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए ये तीनों ही प्रिंट डेटा है, इन तीनों का काम ही प्रिंट करना है, लेकिन एक का काम इंट है, एक का काम फ्लोट है, एक का काम कैरेक्टर है। अब ये तीन काम बन के रेडी है, जब भी इंट टाइप आएगा तो ये पहला वाला रन हो जाएगा, फ्लोट वाला आएगा नंबर तो सेकंड वाला रन हो जाएगा, और कैरेक्टर में कोई आ रहा है तो आपका थर्ड वाला रन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके फंक्शन जो कि ओवरलोड है। तो इसमें फंक्शन क्या है, प्रिंट डेटा है, तो ये ओवरलोड है। क्यों ओवरलोड है, क्योंकि वो एट ए टाइम इंटीजर के लिए भी देख रहा है, फ्लोट के लिए भी देख रहा है, और कैरेक्टर के लिए भी देख रहा है। तो ये हो गया आपका प्रिंट डेटा फंक्शन ओवरलोड। अब आते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें, तो देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या कर रहे हैं आप, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप देखिए ये सिंपल सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लस का यूज कैसे कर रहे हैं, 2 + 4,
तो आपके पास में क्या मिला 6 मिला, ठीक है। 2.5 प्लस आपके पास में सपोज 4.3, ठीक है। अब आपके पास आंसर कितना मिला 2.5, that is 6.8 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर ही ओवरलोडेड क्लियर हो रहा है कि जो प्लस सिंबल ऑपरेटर है वो इंटीजर का भी एडिशन कर रहा है और फ्लोट का भी एडिशन कर रहा है, तो ऑपरेटर यहाँ पर ओवरलोडेड है, ठीक है। अब सपोज करिए कि मैं करता हूं यहाँ पे करेक्टर कांस्टेंट, तो मैंने इस तरीके से करेक्टर कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने प्लस कर दिया। अब मेरे को जल्दी से बताइए क्या ये एडिशन हो पाएगा कि नहीं, वेदर दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। कितने लोग यस बोल रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। कितने लोग जाते हैं कि ये जो प्लस है वो करेक्टर को भी ऐड कर सकता है। क्या मैं करेक्टर को ऐड कर सकता हूं? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताइए तो थोड़ा मेरे को समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि करेक्टर का भी एडिशन होता है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ एक नई चीज देता हूं, क्या वो होता है क्या, आप बताइए मेरे को। अब मैं आपको दे रहा हूं एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं, अब देखिए ध्यान से आप, मैंने आपको दिया वेल, तो ये वेल हो गया, इट इज ए 1 स्ट्रिंग। अब इसको मैंने प्लस किया और इसको मैंने जोड़ दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके जो C++ का एडिटर है ये उसको एडिशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब वो ऑनलाइन वाले कंपाइलर इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप भी अवेलेबल है, लेकिन आपके जो C++ का ओरिजिनल कंपाइलर है उसके अंदर में ये वेलकम ऐड नहीं होगा। तो दिस इज द वन अवर डिफिशियंसी इन द ऑपरेटर। अगर सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट 1 है और प्लस ऑब्जेक्ट 2 है, तो इन दोनों का एडिशन भी ये प्लस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि मुझे जो प्लस ऑपरेटर है उसे ओवरलोड करना पड़ेगा, तो मैं इसे ओवरलोड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द कल्चर ऑफ द यूर कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब तीसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर में वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपका विजन है जिसको आपको समझाना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ, केवल ये आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाइलर 2 टाइप से हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइलर टाइम को हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में डिवाइड कर सकते हैं, और रन टाइम को हम वर्चुअल फंक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपके जो फंक्शन है वर्चुअल नहीं है, ये डायरेक्टली आपके फिजिकल में चल रहे हैं। अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा मेरे को आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूर टाइप ऑफ द फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? तो फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स दिस फंक्शन आर सेट टू बी ओवरलोडेड। कब कब ओवरलोडेड होते हैं? जब वो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं विद सेम नेम होते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दिया था, जैसे फंक्शन के अंदर में मैंने आपको बताया था एरिया के अंदर में देखिए सर्कल है या फिर आपका ट्रायंगल है, तो आपका पैरामीटर बदल जाएगा। आया समझ में? आपका पैरामीटर बदल जाएगा, तो पैरामीटर बदल जाने से उसका सारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको क्या है, पैरामीटर बदल रहे हैं हम लोग, यानी कौन कौन सी चीजें। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर आपको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो डिस्प्ले यहाँ पर इंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कोई इंट काम का एक चीज होगा। नाउ डिस्प्ले करा रहे हैं अपन फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए डिस्प्ले और डिस्प्ले इन दोनों में मल्टी फंक्शन तो हो गए, ये मल्टीपल फंक्शन हो गए, यानी डिस्प्ले एक इंटीजर जैसा काम करेगा, डिस्प्ले एक फ्लोट, और तीसरा भी लिख दो डिस्प्ले कैरेक्टर।
तो ये 3 डिस्प्ले हो गए मल्टी, इसका मतलब ये मल्टीपल हो गए, और सबका नाम देखिए सेम है, सब में डिस्प्ले है, सब में डिस्प्ले है, इस पे भी डिस्प्ले है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस है पैरामीटर का, कि पहले वाले में इंट है, दूसरे वाले में फ्लोट है, और इसमें कैर है। तो इन तीनों फंक्शन में, अगर मैं इन तीनों फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इन तीनों में आपका नाम सेम है, उसके बाद उसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। तो खास बात यह है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में, है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दिस आर द 3 मल्टी फंक्शन, ये 3 मल्टी फंक्शन दिख रहे हैं। और इसके बाद सबका नाम सेम है, तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है, यहाँ डिस्प्ले लिखा है, यहाँ डिस्प्ले लिखा है, तो तीनों में इनका नाम सेम है। लेकिन इसके अंदर में पैरामीटर देखिए अलग अलग है, इसमें पैरामीटर इंट है, इसमें पैरामीटर फ्लोट है, इसमें पैरामीटर क्लियर है। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग के ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि इसके अंदर में किस तरीके से आपका फंक्शन के कंसेप्ट आ सकते हैं। देखिए, तो फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड, फंक्शन कभी भी ओवरलोड हो सकता है। पहले तो उसका नाम चेंज करके, ठीक है, तो चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सॉरी नाम चेंज नहीं करना है, क्या चेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बात हो रही है। एक होता है आपका काइंड ऑफ मतलब डेटा टाइप, मतलब काइंड ऑफ आर्गुमेंट की बात हो रही, काइंड ऑफ आर्गुमेंट की बात मतलब कैसे हो रही है? देखिए ध्यान से, चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, या तो आप आर्गुमेंट के नंबर को चेंज करो, या फिर आप चेंज इन टाइप ऑफ आर्गुमेंट करो, तो आपका काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एवरेज है, तो एवरेज में आपके पास 2 आर्गुमेंट है, यहाँ पर भी 2 आर्गुमेंट है, तो ये दोनों आर्गुमेंट ध्यान से देखिए, इसमें तो कॉमन आर्गुमेंट है, एवरेज कॉमन नाम है, आर्गुमेंट 2 है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है ये आपका इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, और ये आपका डबल टाइप का आर्गुमेंट है। तो मैं इस तरीके से काम करूंगा फंक्शन ओवरलोडिंग में। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने एक और आपको एग्जांपल बताया है, ये एवरेज है, जिसके अंदर में 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं। तो जब 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो ये इंटीजर है, लेकिन जब 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो ये तीनों के तीनों इंट है। यानी इन दोनों में डेटा टाइप तो एक जैसा है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक में 2 है, एक में 3 है। तो ये पहला मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड में हमने क्या देखा कि आपका 2 आर्गुमेंट यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके सेम है, लेकिन टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज है। अब दूसरे एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? दूसरे एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि उनका टाइप ऑफ आर्गुमेंट तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज है। जैसे कि पहले में 2 है और दूसरे में आपका 3 है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी व्हाट यूर लास्ट, है ना, ये आपको देखिए। अब इसके अंदर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एवरेज, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, दोनों में आर्गुमेंट सेम है ना, दोनों में आर्गुमेंट सेम है, यानी यहां पर भी 2 आर्गुमेंट है और यहां पर भी 2 आर्गुमेंट है। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहला आप इंट कर दो, दूसरा आप सीक्वेंस बदल दो, है ना, डिफरेंट सीक्वेंस बना दो, आप सीक्वेंस को आप अलग कर दो। अगर आप सीक्वेंस को अलग कर दोगे तो आपका भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। सीक्वेंस मतलब पहले इंट है, फिर डबल है, फिर डबल है, फिर इंट है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बता देना चाहता हूं। नोट वो ये है कि इस तरीके के चेंजेस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसमें क्या खास हो रहा है? खास ये हो रहा है कि देखिए यहाँ पर एवरेज है,
यहाँ पर भी एवरेज है, तो एवरेज नाम तो दोनों में है। यहाँ पर इंट है, यहाँ पर भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट सब सेम है। कहाँ चेंज हो रहा है, ये आपका चेंज हो रहा है, ये इंट लिखा है और ये इसका डबल लिखा है, यानी कि ये रिटर्न डेटा टाइप में चेंज हो रहा है। लेकिन इस चेंज को हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं मानेंगे, याद रखें भाई। इट इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ द यूर फंक्शन ओवरलोडिंग, ये फंक्शन ओवरलोडिंग में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होके बैठे रहेंगे। ठीक है, नाउ कम टू दी ये आपने पूरा थ्योरी समझ लिया। अब हम जल्दी से क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर में आपको बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, क्लास एवरेज। अब वही चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम से समझा रहा हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है जो आपको पूरी पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा ज्यादा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्लास है। अब इस क्लास में क्या क्या चीज है, क्लास में सबसे पहली बात है कि क्लास का, तो ये एवरेज है। यहाँ पर मैंने ए वी जी लिखा है, यानी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो दो ए वी जी हैं ये मल्टीपल फंक्शंस हैं, और मल्टीपल फंक्शन मतलब ये दोनों सेम है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की कैटेगरी में। अब ध्यान से देखिए कि इसके अंदर में दो आपके मेंबर हैं, चलेगा, यानी 2 नंबर का एवरेज निकालना है। यहाँ पे मेरे को 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन ओवरलोडिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल बनेगा। एवरेज निकालने का लॉजिक वही है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 नंबर है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डिवाइड बाय 3, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन ओवरलोडिंग को बना सकते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन में क्या करना है, देखिए अब इसको समझ गए तो आज आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किस तरीके से समझ रहे हैं आपको, देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग की बात हो रही है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हमने क्लास बना लिया है, अब हम बना रहे हैं मेन एक्टिव फंक्शन। तो एक्टिव फंक्शन का नाम क्या है, इट इज ए मेन फंक्शन, मेन फंक्शन है। अब इस मेन फंक्शन में देखिए एवरेज क्या है, इट इज ए क्लास का नाम है, और ये आपका क्या है, नंबर ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम है। अब इस नंबर ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर नंबर ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, एवरेज लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी नंबर ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी एवरेज लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, नहीं भाई सेम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, एक है 30 और दूसरा है 20। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट है, एक है 50, एक है 100 और एक है 150। तो पहला वाला जो है 2 आर्गुमेंट को फैच करेगा, और 3 आर्गुमेंट वाला दूसरे वाले फंक्शन जिसमें 3 आर्गुमेंट है उसे फैच करेगा। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर में हमने बहुत मतलब मिनिमम चीज को समझा है, और बहुत सारे मतलब कंसेप्ट को जानने की कोशिश की है। अब कितना आप लोग समझ पाए हैं ये आप और मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें आप बता सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक भाई अपन लोग टेस्ट में पूछेंगे, है ना, यहाँ तक आपका एग्जाम टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से कहीं बिजी हैं कि ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चे कम दिख रहे हैं आज, तो हो सकता है कि कहीं कॉन्फ्रेंस में बिजी हो, कहीं हो। तो लेट दिस इज द अवर कंप्लीट कोर्स फॉर द एमएसटी। ठीक है, तो क्या मैं अब क्लोज करने की, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछें, और अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करना